हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मीन्स होता है रेशा और फैब्रिक मीन्स होता है वस्त्र यानी कपड़ा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं और किस किस तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। राइट, ओके। तो यहाँ लिखा है पहेली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन में उन्हें पहला प्राइज़ मिला था। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें जो प्राइज़ मनी मिली है उसे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth materials, they got confused. तो अब जब उन्होंने वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल्स देखा, जब वो कपड़े खरीदने के लिए गए तो वो कंफ्यूज हो गए। राइट, द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो दुकानदार ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि कुछ कपड़े यानी कि फैब्रिक्स कॉटन के थे और कुछ सिंथेटिक थे। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। और उनके पास साथ ही साथ वुलन के मफलर्स भी थे और शॉल भी थे। देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल। और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारी सिल्क साड़ियाँ भी थीं। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूझो बहुत एक्साइटेड हुए। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने क्या किया कि ये अलग अलग तरह के फैब्रिक्स को उन्होंने टच किया, उन्हें फील किया। फाइनली दे बाउट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और फाइनली उन्होंने क्या किया, एक वुलन मफलर खरीदा और एक कॉटन साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। तो वो जब कपड़े खरीद रहे थे और कपड़े खरीदने के बाद कपड़े की दुकान में पहेली और बूझो ने ये नोटिस किया कि उनके चारों ओर तरह तरह के फैब्रिक्स थे, तरह तरह के कपड़े थे। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. तो उन्होंने पाया कि बेडशीट यानी जो पलंग पर जो चादर बिछते हैं बेडशीट, फिर ब्लैंकेट, कर्टेन यानी कि पर्दे, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स यानी तौलिया और डस्टर्स, ये अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए थे। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. यहाँ तक कि उनकी स्कूल बैग और गनी बैग्स भी अलग तरह के फैब्रिक्स की बनी हुई थी। They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic. उन्होंने इन सभी फैब्रिक्स को कॉटन, वूल, सिल्क या फिर सिंथेटिक में आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, यानी वो पहचानने की कोशिश इन्होंने किया कि कौन सी फैब्रिक क्या है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को पहचान सकते हैं? वेराइटी इन फैब्रिक्स, तो कुछ वेराइटी होती है फैब्रिक्स की, अलग अलग तरह के फैब्रिक्स होती है, जैसे कि कॉटन के हो गए, सिल्क के हो गए। राइट, इसी तरह बहुत से फैब्रिक्स होते हैं और बहुत तरह तरह के होते हैं, वैरायटी होती है उनकी। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्टिविटी 1 को। यहाँ लिखा है विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। आप किसी नज़दीक के टेलरिंग शॉप पर जाइए, दर्जी की दुकान पर जाइए और वहाँ पर जो भी सिलाई होती है, उनके बचे हुए जो कपड़े होते हैं उनको कलेक्ट कीजिए और उसे फील कीजिए, टच कीजिए। हर एक पीस को, फैब्रिक के हर एक पीस को फील कीजिए, टच कीजिए। अब हर एक फैब्रिक जिसे आपने टच किया था, फील किया था, उसको लेबल करने की कोशिश कीजिए, यानी कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है, कौन सा सिंथेटिक है। ठीक है, और आप चाहें तो टेलर से भी पूछकर उनकी मदद से आप उन्हें लेबल कर सकते हैं। ओके, तो ये थी एक्टिविटी 1। अब चलिए एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब जो भी एक्टिविटी 1 के अकॉर्डिंग आपने फैब्रिक को लेबल किया था, उसमें से एक
कॉटन का पीस लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edges and pull it out। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अब ट्राई कीजिए वो जो कपड़ा है उसका एक किनारे की तरफ से जो लूज़ थ्रेड होता है, जो धागा होता है, जिसे यार्न भी कहा जाता है, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। इफ़ नो लूज़ yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle। अगर आपको धागा उस कॉटन पीस से नहीं मिलता है तो आप किसी पिन या सुई की मदद से आप उस एक धागे को पुल कर सकते हैं, ठीक है, यानी उससे निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिया गया है। We find that a fabric is made up of yarns arranged together। हम ये पाते हैं कि जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो यार्न यानी धागे को एक साथ अरेंज करके बनाया गया होता है। What are these yarns made of? अब ये यार्न्स यानी कि ये जो धागा है वो किससे बना होता है, ठीक है। तो इसे जानने से पहले हम फाइबर पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके लिए एक्टिविटी 3 को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन फैब्रिक से एक धागा निकालिए। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। अब इस पीस को यानी जो ये धागा का पीस है उसे एक टेबल पर रख दीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब। अब आप उस धागे के एक छोर को थंब से आप उसे प्रेस कीजिए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4। और इसके बाद जो दूसरा छोर है उसे आप अपने दूसरे हाथों से उसे स्क्रैच कीजिए, जिस तरह से फिगर 3.4 में दिखाया गया है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits up into thin strands? क्या आप ये पाते हैं कि जो धागा है वो स्प्लिट हो जाता है पतले पतले एक रेशे में, ठीक है। तो जब भी हम धागे को देखते हैं तो उसके अंदर भी पतली पतली सी एक रेशा होती है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, यू माइट have observed something similar when you try to thread a needle। आपने इसी तरह के सिमिलर चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब भी आप सुई में धागे को डालते हैं। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। तो बहुत बार धागे का जो एंड है, जो छोर है, वो सेपरेट हो जाता है एक पतले पतले स्ट्रैंड्स में, ठीक है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। और इससे क्या होता है कि सुई में धागा डालने में डिफ़िकल्टी होती है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। और जो ये थिन स्ट्रैंड्स है, जैसे कि ये धागा है, ठीक है, और जब भी हम इसे सुई की नोक में डालते हैं तो ये जो छोर है ये भी एक पतले पतले स्ट्रैंड में बट जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, सुई में धागा डालने में कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो ये जो धागे का जो पतला पतला सा स्ट्रैंड्स है उसे ही कहा जाता है फाइबर्स। ओके, तो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फैब्रिक्स है यानी कि जो कपड़ा है वो धागों से बनता है, धागे फाइबर से बनते हैं। Where do these fibers come from? अब ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। जो कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं, कुछ फैब्रिक्स के फाइबर ऐसे होते हैं जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क और ऊल है, वो प्लांट से या फिर एनिमल से हमें मिलती हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। और इसलिए इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। और प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं, कॉटन और जूट। ओके, वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और ऊन और सिल्क एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं। वूल
इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। तो आपने भेड़ और बकरियों के जो रोए देखे होंगे बॉडी पर, तो उससे हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। और ये साथ साथ में रैबिट के हेयर से भी मिलता है ऊन, याक के हेयर से भी हमें ऊन मिलता है और कैमल्स के भी हेयर से हमें ऊन मिलता है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। और सिल्क फाइबर जो है वो किससे हमें मिलता है, सिल्क वॉर्म के कोकून से। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है और जब वो कोकून में बदलता है तो वो अपने चारों ओर एक रेशम का एक फाइबर अपने चारों तरफ वो कर लेता है। ठीक है, कवर कर लेता है, जिससे हमें सिल्क का फाइबर मिलता है। ओके, तो 4000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो हज़ारों सालों तक नेचुरल फाइबर जो थे वो सिर्फ नेचुरल फाइबर से ही अवेलेबल थे जिससे कि फैब्रिक्स बनाए जाते थे। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल substances which are not obtained from plant or animal sources। तो उसके बाद कुछ 100 सालों पहले से फाइबर्स जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं वो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है, यानी कि ऐसे फाइबर्स जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त नहीं होते, वो केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। तो कुछ एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक के। अब पढ़ेंगे हम लोग सम प्लांट फाइबर्स, कुछ ऐसे फाइबर्स के बारे में जो कि प्लांट से हमें मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? यहाँ लिखा है, क्या आपने कभी तेल के लैंप के लिए बाती बनाया है, यानी पलीता जिसे कहते हैं। राइट। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? तो आप क्या यूज़ करते हैं इस तरह की बाती को बनाने के लिए? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिल्लोज़। तो आप कह सकते हैं कि आप कॉटन का इस्तेमाल करते हैं बाती बनाने के लिए। राइट। तो ये जो कॉटन ऊल है वो साथ ही साथ मैट्रेसेस यानी जो गद्दे हैं उन्हें भरने के लिए यूज़ किया जाता है, क्विल्ट्स भरने के लिए यूज़ किया जाता है और पिल्लोज़ यानी तकिया भरने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके। टेक सम कॉटन ऊल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। और कुछ कॉटन ऊल को आप लीजिए, उसको अलग कीजिए और देखिए इसके किनारों को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो आप देखेंगे पतले पतले स्ट्रैंड्स आपको नज़र आएंगे, तो ये कॉटन फाइबर से बने होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन ऊल कम फ्रॉम? अब ये कॉटन ऊल कहाँ से आते हैं? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये खेतों में उगाए जाते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली ऐसी जगहों पर ग्रो किए जाते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है और जहाँ की क्लाइमेट वार्म होती है। राइट। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप ऐसे कुछ स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन ग्रो किया जाता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसे कॉटन बॉल्स भी कहा जाता है, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जो कॉटन प्लांट के फ्रूट होते हैं जिसे कॉटन बॉल्स भी कहा जाता है, वो लेमन के साइज के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो वो बॉल्स क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी फट जाते हैं। ठीक है, ओपन हो जाते हैं। और जो सीड्स होते हैं, सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और जो सीड्स होते हैं जो कि कॉटन फाइबर से कवर होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड? क्या आपने कभी कॉटन के खेत को देखा है? दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, जो कि रेडी होते हैं उसमें से कॉटन निकालने के लिए। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। ये ऐसा लगता है जैसे कि पूरे खेत में स्नो ही स्नो है। राइट, ओके। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। और इस बॉल से
जो कॉटन है वो हैंड से पिक किए जाते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, और उसके बाद फाइबर्स को क्या किया जाता है, कॉम्बिंग के जरिए सेपरेट किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक बड़े से कॉम्ब के तरह यहाँ पर है, और इसकी मदद से जो फाइबर्स होता है उसे सेपरेट किया जाता है, ठीक है, सीड से। ओके, तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, और ये जो गिनिंग है वो हाथों से किया जाने वाला एक ट्रेडिशनली प्रोसेस है, ठीक है। प्राचीन समय से ऐसा करते हुए प्राचीन समय से ऐसा ही करके जो कॉटन है उसको सीड से अलग किया जाता है। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, और आजकल मशीन का भी यूज़ किया जाता है जैसे कि कॉटन को सीड से अलग किया जा सके। अब बात करेंगे जूट के बारे में। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट फाइबर है वो जूट प्लांट के स्टेम से पाया जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसकी खेती कब होती है, इसकी खेती रेनी सीजन में होती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, और इंडिया में जूट मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उपजाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, और जो जूट प्लांट है वो नॉर्मली उस वक्त हार्वेस्ट किया जाता है जब पौधे में फ्लावर हो रही हो, ठीक है। ओके, द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। जब प्लांट्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उनके स्टेम्स को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबोकर रखा जाता है। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। तो कुछ दिनों तक स्टेम को पानी में रखने से क्या होता है कि स्टेम्स रॉट हो जाता है, यानी स्टेम सड़ जाता है, और उसमें से जो फाइबर्स है वो हाथों के जरिए सेपरेट किया जाता है। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. अब कपड़े बनाने के लिए ये जितने भी सारे फाइबर्स हैं उनको सबसे पहले yarns यानी धागे में कन्वर्ट किया जाता है। How is it done? अब ये धागा कैसे बनता है, तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए पढ़ते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि कॉटन के धागे की कताई करना। जब कॉटन का धागा बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है कताई करना, राइट, इंग्लिश में स्पिनिंग। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप खुद के लिए कॉटन धागा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं एक्टिविटी 4 के बारे में। तो एक्टिविटी 4 में लिखा है होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। अपने एक हाथ में कुछ कॉटन ऊल को होल्ड कीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। तो कुछ कॉटन को अपने थंब और अपनी जो 4 फिंगर आपकी है उसके बीच में आप उसे पिंच कीजिए दूसरे हाथ से। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। आप जेंटली कॉटन को पुल आउट कीजिए वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, और उसको कंटिन्यूसली ट्विस्ट करते हुए फाइबर्स को उसको पुल कीजिए। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? क्या आप एक धागा बनाने में कामयाब होते हैं? क्या आप एक धागा बना सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें यार्न बनाया जाता है फाइबर से तो उसे कहा जाता है स्पिनिंग, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो फाइबर्स है बहुत सारे कॉटन ऊल से वो ड्रॉन किया जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, और इस तरह से एक कॉटन का धागा बनकर तैयार होता है। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called तकली। तो जो सिंपल डिवाइस है जिससे कि कॉटन यार्न बनाई जाती है उसको तकली कहा जाता है। फिगर 3.10 में आप देख सकते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा, और दूसरा जो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है जिससे कि कॉटन यार्न बनाया जाता है उसे कहते हैं चरखा। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो चरखा पॉपुलर कब हुआ था?
जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी ने इसे एक पार्ट बना दिया था, ठीक है, और तब से ये चरखा पॉपुलर हो गया। ही इनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। तो गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि चरखे से बनी हुई जो क्लोथ है उसे यूज़ किया जाए खादी के रूप में, और ब्रिटेन के मिल से यानी ब्रिटेन के कारखाने से आने वाली जो क्लोथ है उसका बहिष्कार किया जाए। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो पॉपुलर करने के लिए और खादी को प्रमोट करने के लिए इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने खादी को महत्वपूर्ण माना, और जो छोटे छोटे गांव की इंडस्ट्री है तो वहाँ पर विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 में बनाया गया। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब बहुत सारे धागे यानी एक लार्ज क्वांटिटी में धागा बनाना, तो ये किसकी मदद से होने लगा, मशीन की मदद से होने लगा। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और स्पिनिंग के बाद जो धागे बनकर तैयार होते थे उसका यूज़ फैब्रिक्स बनाने में यूज़ किया जाने लगा, यानी कपड़े बनाने में यूज़ किया जाने लगा। अब पढ़ेंगे हम लोग यार्न टू फैब्रिक, यानी अब धागे से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है, ठीक है, रेशे से धागा कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक, यानी धागे से फैब्रिक यानी कपड़ा कैसे बनाया जाता है। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। तो बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि फैब्रिक्स बनाए जाते हैं यार्न से, धागे से। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। तो मेनली दो प्रोसेस हैं, एक है वीविंग और दूसरा है नीटिंग। ओके, तो चलिए वीविंग के बारे में पढ़ते हैं। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। एक्टिविटी 2 में आपने ये नोटिस किया होगा कि जो फैब्रिक्स है वो दो सेट, जब यार्न को यानी धागे के दो सेट को एक साथ अरेंज किया जाता है तभी वो फैब्रिक बनती है, यानी कि कपड़े बनती है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज़ कॉल्ड वीविंग। तो जब दो तरह के यार्न को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है, अरेंज किया जाता है और फिर उसके बाद फैब्रिक बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है वीविंग, ठीक है, यानी कि बुनना। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो चलिए कुछ पेपर स्ट्रिप्स को वीव करते हैं यानी कि बुनते हैं। तो चलिए अब एक्टिविटी 5 को करते हैं। एक्टिविटी 5 में आपको क्या करना है कि दो कलर के इस तरह के पेपर लेने हैं और उन्हें लंबाई में इक्वल साइज़ में कट कर लेने हैं और इस तरह से आपको वीव करना है यानी कि बुनना है, राइट। ओके, तो जिस तरह से आप यहाँ पर एक्टिविटी 5 आपने किया, ठीक उसी तरह से दो सेट ऑफ यार्न जो है उन्हें मिलाया जाता है और उन्हें बुना जाता है ताकि एक नया फैब्रिक बन सके, एक नया कपड़ा बन सके। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर शीट। और जो यार्न है वो बहुत पतला होता है हमारे पेपर स्ट्रिप्स के मुकाबले। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। और जो ये फैब्रिक की वीविंग है यानी फैब्रिक को जो बुनना होता है फैब्रिक बनाने के लिए, जब दो यार्न को मिलाकर वीव किया जाता है तो वो किस पर किया जाता है, लूम्स पर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.13 में ये लूम की मदद से दो तरह के दो सेट ऑफ यार्न को मिला करके यहाँ पर बुना जा रहा है जिससे कि फैब्रिक बनाई जा रही है। ओके, द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो जो लूम्स होते हैं जिन पर फैब्रिक बनाई जाती है तो या तो वो हैंड ऑपरेटेड होते हैं, हाथों से चलाए जाते हैं, या फिर पावर से चलाए जाते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जाते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं नीटिंग के बारे में। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किस तरह से स्वेटर्स को नीट किया जाता है। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ एक सिंगल यार्न का ही यूज़ करते हुए नीट करते हुए एक स्वेटर बुना जा रहा है, ठीक है। तो
इस तरह से एक ही सिंगल यार्न की मदद से फैब्रिक की पीस बनाई जाती है। इसे ही कहा जाता है निटिंग, ओके, जिसमें एक ही फैब्रिक यूज़ होती है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? क्या आपने कभी एक यार्न को, यानी जब आप अपने मोज़े के जोड़े में से क्या आपने कभी यार्न को निकाला है, धागे को निकाला है? व्हाट हैपन्स, क्या होता है? अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक्स गेट्स अनरेवल्ड। तो क्या होता है कि उससे सिर्फ एक ही सिंगल यार्न, यानी एक ही धागा निकलता है, राइट। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। तो जो सॉक्स होते हैं और दूसरे क्लोथिंग आइटम्स होते हैं वो नीटेड फैब्रिक से ही बनाए जाते हैं। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। और नीटिंग जो है वो हैंड से भी किया जाता है और मशीन की मदद से भी किया जाता है, ओके। तो वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। तो जो वीविंग है, नीटिंग है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है? अलग अलग तरह के फैब्रिक्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वीविंग में 2 सेट ऑफ यार्न की ज़रूरत पड़ती है और नीटिंग में 1 यार्न की ज़रूरत पड़ती है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो ये जो फैब्रिक्स है वो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरह के क्लोथिंग आइटम्स के लिए, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? तो क्या आपको कभी अचरज हुआ है कि एंशिएंट टाइम्स की, यानी प्राचीन काल के जो लोग होते थे वो कपड़े कैसे पहनते थे, क्या यूज़ करते थे? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स people used the bark and big leaves of trees or animals स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। तो उस वक्त के लोग क्या करते थे, ट्री के जो छाल होते थे, बड़े बड़े पत्ते होते थे, या फिर एनिमल की स्किन होते थे, या फिर फर होते थे, उनसे ही अपनी बॉडी को कवर किया करते थे। आफ्टर पीपल begin to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animals, fleece और hair were twisted together into long strands. तो उसके बाद जैसे जैसे लोग समूह में रहने लगे, कम्युनिटीज़ में रहने लगे, जब उन्होंने एग्रीकल्चर सीख लिया तो वो कम्युनिटीज़ में रहने लगे। तो उन्होंने क्या किया, जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं, ग्रास होते हैं, उन्हें वीव करना शुरू कर दिया, ठीक है, उन्हें बुनना शुरू कर दिया, मैट्स बनाने लगे, बास्केट्स बनाने लगे, राइट। और इस तरह से वाइन्स और एनिमल फ्लीस और हेयर को उन्होंने एक साथ ट्विस्ट करके वो लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बनाने लगे। और ये जो स्ट्रैंड्स थे, इससे फिर उन्होंने फैब्रिक्स बनाए, ठीक है। द अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो जो पहले के इंडियंस थे जिन्होंने फैब्रिक पहना था वो कॉटन से बने हुए फैब्रिक्स उन्होंने पहना था, जो कि रिवर गंगा के नज़दीक के क्षेत्र में उगाया गया था। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स क्या है? एक प्लांट वो भी होता है जिससे कि नेचुरल फाइबर्स हमें मिलता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो पुराने इजिप्ट में, प्राचीन इजिप्ट में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स को भी कल्टीवेट किया जाता था रिवर नील के किनारे, और उससे फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। और उस समय जो सिलाई है उससे तो लोग परिचित नहीं थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो पीपल क्या करते थे, उसी फैब्रिक्स को अपने बॉडी के चारों ओर इसी तरह से लपेट लिया करते थे। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज। तो तरह तरह के तरीके यूज़ किए जाने लगे और फैब्रिक्स को ड्रैप करने के लिए। विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। जब सुई का आविष्कार हो गया, इन्वेंशन हो गया, तो लोग क्या करने लगे, उसकी मदद से, फैब्रिक की मदद से क्लोथ्स बनाने लगे, कपड़े बनाने लगे। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। और इसके बाद लोग तरह तरह के जो कपड़े हैं उनकी सिलाई करने लगे। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो क्या आज सब सिलाई तो करते हैं, लेकिन क्या अमेजिंग ये नहीं है कि सारी, धोती, लुंगी, टर्बन
ये तो सिले हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अनस्टिच्ड होते हैं, अनस्टिच्ड पीस होते हैं फैब्रिक के, फिर भी इन्हें यूज़ किया जाता है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटेन all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. तो हमारे कंट्री में लार्ज वैरायटी के फूड भी ईट किए जाते हैं, खाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे कंट्री में बहुत सारे वैरायटी के फैब्रिक्स और क्लोथिंग आइटम्स भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ओके ओके तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, कॉटन रोल से वीनिंग होती है, फाइबर बनती है, फिर उसी की स्पिनिंग होती है, फिर धागा बनता है, फिर धागे को या तो वीव करके या तो फिर नीट करके फैब्रिक बनाई जाती है, यानी कपड़ा बनाया जाता है। ओके ओके आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।